हाय गाइस, तो ये पार्ट 2 है कैट्स के वीडियो का। जो डिस्कशन मैंने पार्ट 1 में शुरू की थी, पहले आप वहाँ सुन के आइए और फिर आपको ये पार्ट 2 यहाँ से आप ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। अच्छा, तो अब बात करते हैं कैट्स के एक प्रॉब्लम होता है स्क्रैचिंग का, तो नेल्स के बारे में। जो लोग कैट्स रखते हैं उन्हें कंप्लेन होता है कि मेरे कैट सब कुछ स्क्रैच कर देते हैं, या फिर खेलने कूदने के टाइम पे नाखून से हम लोगों को स्क्रैच लग जाता है। तो कैट्स और डॉग्स में एक चीज़ का फ़र्क है कि डॉग्स के जो नाखून होते हैं, क्लॉज, वो बाहर ही रहते हैं, वो अंदर नहीं जाते। पर कैट्स में एक चीज़ बहुत अनोखी चीज़ होती है कि उनकी जो नाखून होते हैं, उनके नाखून अंदर रहते हैं, वो बाहर निकालते हैं अपने मर्ज़ी से। हमेशा कैट्स के नाखून बाहर नहीं रहते। कैट्स के नाखून आपको वैसे तो नहीं दिखेंगे, हाथ के अंदर वो घुसा के रखते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तभी वो अपने नाखून बाहर करते हैं। ये चीज़ कैट्स का एक स्पेशलिटी होता है। और कैट्स अपने नाखून को हमेशा शार्प रखने की कोशिश करते हैं अपने डिफेंस के लिए, ताकि वो अपने डिफेंस में भी यूज़ कर सके, या खुद को स्क्रैच करने में उनको आसानी हो, या फिर कहीं किसी चीज़ में चढ़ने के लिए उन्हें आसानी हो। इसलिए अपने नाखूनों को शार्प रखना उन्हें हमेशा एक आदत होता है। पर इससे मुश्किल ये है कि आपके घर के फर्नीचर्स, आपके सामान, ये सब भी वो स्क्रैच करेंगे, या आपसे खेलने कूदने के टाइम पे भी स्क्रैच लग सकता है आपको। तो बहुत लोग ये करते हैं कि डी क्लॉ करते हैं। एक चीज़ होता है डी क्लॉ, बहुत गलत चीज़ है, प्लीज़ मत कीजिए। डी क्लॉ का मतलब होता है कि जैसे कि आपके फिंगर्स ही अगर उड़ा दिया जाए, तो मतलब आपके हाथ के नाखून के प्रॉब्लम है, तो किसी ने कहा कि फिंगर ही उड़ा दो, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप वो करेंगे? आप नाखून काटो, नाखून से प्रॉब्लम है तो फिंगर क्यों उड़ा रहे हो? हाँ, तो डी क्लॉ का तो मतलब वही होता है। डी क्लॉ मतलब उनका जो फिंगर्स है, उनके क्लॉज जो है एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, नाखून के साथ सब कुछ। तो अपाहिज बना दिया ना एक तरीके से अपने। वो बिल्कुल भी मत कीजिए डी क्लॉ। तो अब आता है बात, फिर करें क्या? करना इतना है कि आपको नाखून को ट्रिम रखना है, कट करना है, बस सीधी सी बात है। जैसे आप अपने नाखून को ट्रिम करते हैं, वैसे ही आप अपने बिल्लियों के नाखून को ट्रिम कीजिए। उन्हें काटिए, काट के रखिए, छोटे छोटे रखिए ताकि आपको स्क्रैच ना पड़े। अब काटने के तरीके होते हैं, आपको बिल्लियों को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, या फिर कोई पेट ग्रूमर जिसको बिल्लियाँ हैंडल करना आता है उससे करवाइए। बिल्ली को शांत रखिए, खेलने कूदने के टाइम उसको थोड़ा थोड़ा करके अपना कॉन्फिडेंस उसके साथ गेन कीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पकड़ के थोड़ा थोड़ा करके काटिए। एक टाइम पे वो सब कुछ सारे नाखून शायद ना काटने दे, तो आप थोड़ा सा काटिए, थोड़ा फिर खेलने दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद बाकी के नाखून काटिए। इस तरह कीजिए। अच्छे से लपेट लीजिए किसी भारी चादर में, ताकि नाखून उसमें से आपको ना चुभा दे, और फिर हाथ निकाल के थोड़ा थोड़ा करके काटिए। इस तरह तरीके होते हैं। ये सब आप यूट्यूब में भी वीडियोस मिल जाएंगे, इसके देख के सीख सकते हैं अगर आपको खुद करना है तो, या फिर किसी प्रोफेशनल से करवाइए, ग्रूमर से। अब बात इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉग्स या कैट्स, इन जानवरों के नाखून का थोड़ा सा हिस्सा काटने के लायक होता है और बाकी का हिस्सा नहीं काटा जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो रहता है। ये हमारे नाखून से थोड़ा अलग होते हैं। हमारे इंसानों में जितना नाखून हमारे फिंगर के साथ जुड़ा होता है, नेल बेड तक सिर्फ नर्व्स रहते हैं, अलाइव रहते हैं। जो पोर्शन फिंगर से बाहर आ रही है नाखून, जो पोर्शन बाहर के नाखून बाहर दिख रहे हैं, आ रहे हैं, वो पोर्शन डेड होता है। ये इंसानों के लिए, पर ये जानवरों में ऐसा नहीं होता है। स्पेशली कुत्ते बिल्लियों में ऐसा नहीं होता है। उनके जितने नाखून बाहर है, वो पूरा नाखून काटने के लायक नहीं होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, नाखून जितना पूरा बाहर दिख रहा है उतना पूरा काटा नहीं जाता है। जितना पोर्शन उनके फिंगर से आधा पोर्शन तक बाहर निकलता है, वो
अलाइव रहते हैं, उसमें नर्व एंडिंग्स होते हैं, उसमें ब्लड फ्लो चलता है, इसलिए वो वाला पोर्शन नहीं काटा जाता है। जो वाला पोर्शन एकदम बाहर के तरफ होते हैं वही डेड वाला पोर्शन होता है, वही आप काट सकते हैं। तो अच्छे से किसी प्रोफेशनल से कटवाइए, या फिर अगर आपको मालूम है कि कहाँ तक काटना है तभी कीजिए, वरना आप काटने जाओगे आपको लगेगा कि बाहर का पोर्शन है तो काट देते हैं, और काटने जाओगे उसका नर्व कट जाएगा और खून निकलना शुरू होगा, और अगर खून निकलना एक बार शुरू हुआ तो बंद नहीं होता है, बहुत वक्त लगता है ऐसे नर्व्स का खून निकलना बंद होने में, और बच्चा परेशान हो जाएगा, चाहे वो डॉग हो कैट हो, उसको बहुत तकलीफ़ होगा। और तुरंत बंद करने के कुछ तरीके होते हैं पर सारे इफ़ेक्टिव नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं हल्दी लगाओ, चूर्ण लगाओ, या कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं, आटा मैदा लगाओ, कुछ वो सब मत कीजिए। प्रॉपर मेडिसिन है, एक मेडिसिन है क्या नाम था, बॉट्रोफोस ऐसा कुछ नाम, मैं देख के यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। वो मेडिसिन बहुत अच्छा मेडिसिन है तुरंत ब्लड को स्टॉप करने के लिए, एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए, कि नाखून कटते वक्त अगर गलती से ऐसा हो गया कि कोई नर्व कट गया और ब्लड निकलना बंद नहीं हो रहा है, बॉट्रोक्लॉट, हाँ याद आया मुझे, बॉट्रोक्लॉट, वो मेडिसिन अगर आप लगा दोगे तो इंस्टेंटली बंद हो जाता है, क्लॉट हो जाता है वो ब्लड। तो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। वो मेडिसिन हमेशा साथ में रख लीजिए। कोशिश कीजिएगा किसी प्रोफेशनल से कटवाइए, या फिर आप अगर खुद काट रहे हैं तो ध्यान रखना इस बात का कि कहाँ तक आप काट रहे हैं, जो डेड वाला पोर्शन है वहीं तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे इंसान के नाखून और जानवरों के नाखून में ये एक फ़र्क है, तो प्लीज़ बी केयरफुल विद दिस। तो जो लोग छोटी बिल्लियाँ या बिल्ले अडॉप्ट करना चाहते हैं एकदम न्यूबॉर्न, उनको मैं बता दूं कि न्यूबॉर्न बेबीज़ आप सिलेक्ट मत कीजिए, मतलब अगर आपके पास चॉइस है तो। जैसे मेरा केस था कि मैंने रेस्क्यू की थी एकदम न्यूबॉर्न बेबी, जिसका माँ उसके ख्याल नहीं रख पाती थी, तो मैंने बच्चों को लेके आने का सोचा। पर अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप रेस्क्यू कर रहे हैं तब ठीक है, पर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने मर्ज़ी से अडॉप्ट करने का सोच लेके आप कहीं जा रहे हैं और आप किसी बिल्ली को लाना चाहते हैं, तो एकदम छोटे बेबीज़ मत लाइए। बेबीज़ बॉर्न होने के बाद 2 महीने तक उन्हें अपने माँ की दूध पीना आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है ये माँ का दूध पीना, बिकॉज़ इम्यूनिटी ग्रो करने के लिए उस दूध में बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीजेंस, ये सारी चीज़ें उस बच्चे के बॉडी में अपने माँ के दूध से ही आती है। तो वो चीज़ अगर उसे नहीं मिलेगा तो उसे आगे जाके बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती है और उसका इम्यूनिटी भी कम होगा। इसलिए 2 महीने तक बच्चे को माँ के साथ ही रखना पड़ता है। ये बिल्लियों के केस में 2 महीना, और अगर आप छोटे पपीज़ अडॉप्ट करने चाहते हैं तो कम से कम 40 दिन तक पपीज़ को अपने मम्मी के साथ ही होना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने के बाद ही आप पपीज़ या किटन्स अडॉप्ट कीजिए कि उनका उतना टाइम अपने माँ के साथ बिताने के बाद आप घर लाइए। और अगर आप रेस्क्यू कर रहे हैं कि कोई ऐसा केस है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ला रहे हैं पर आप रेस्क्यू करके आपको लाना पड़ रहा है, तो फिर ठीक है। अगर आप किसी बेबी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं रेस्क्यू के तौर पे, तो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि न्यूबॉर्न्स किस तरह बचाना होता है, क्या खिलाना पिलाना होता है, जो मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की है, आप वो फॉलो कीजिए। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि माँ बिल्लियाँ या मम्मी डॉगीज़ अपने बेबीज़ को बहुत कुछ सिखाते हैं उन चंद दिनों में, जो आगे जाके उनकी लाइफ पर्पस में बहुत मदद करता है, लाइफ लीड करने में बहुत हेल्प होता है। ऐसे लाइफ लेसन्स वो अपने माँ से सीखते हैं जो वो नहीं सीख पाएंगे अगर आप उन्हें इतने छोटे उम्र में लेकर आएंगे। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उन्हें इंस्टिंक्टिवली नहीं मालूम होता है। जब वो पैदा होते हैं तो इंस्टिंक्टिवली हर चीज़ उन्हें नहीं मालूम होता है, उन्हें सीखना पड़ता है।
तो उनकी मम्मियाँ उन्हें सिखाती है, और मम्मियों से अगर बचपन में ही बिछड़ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें वो नहीं सीख पाते। जैसे कि क्या चीज़ पॉइजनस है, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनकी मम्मियाँ उन्हें सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिजर्ड्स नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ उनकी मम्मियाँ उन्हें सिखाती है। एक लिजर्ड को पकड़ के उसको मार के मरा हुआ डेड बॉडी को हाथ से ऐसे हटा देती है बच्चे के सामने, मतलब बच्चा को दिखाता है इस तरह से, वो मम्मी दिखाती है कि इसको हटा दो, इसको मत खाओ। तो ये तरीका होता है उनका सिखाने का। इस तरह मम्मियाँ बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएंगी एकदम इनिशियल स्टेज में, और वो सारी चीज़ें वो नहीं सीख पाते अगर वो मम्मी के साथ नहीं होंगे। तो जो बिल्लियाँ बहुत छोटे बच्चे रहने के टाइम से ही अपने माँ से दूर हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता ये सब चीज़ें। वो जैसे कि बिल्लियाँ शिकार करेंगे ये लिजर्ड्स को, और ये लिजर्ड्स पॉइजनस होते हैं उनके लिए, आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। यही चीज़ मफ़िन के साथ भी हुआ, क्योंकि मफ़िन तो 2 वीक्स का था जब मैं उसको लेकर आई थी, बिकॉज़ उसकी मम्मी उसका ख्याल नहीं रख रही थी। अब एक तरीके से रेस्क्यू किया मैंने उसे, तो उसकी मम्मी ने उसको नहीं सिखाया था कि ऐसे लिजर्ड्स नहीं खाना होता है, तो मफ़िन ने उसको नहीं पता था, मफ़िन नहीं सीख पाया ये चीज़। तो ये प्रॉब्लम हुआ उसके साथ कि उसने एक बार लिजर्ड पकड़ के उसको खाने की कोशिश की और मफ़िन बीमार पड़ गया। हम बहुत ईज़िली मतलब समझ चुके थे ये चीज़, बहुत जल्दी उसको हम सेव किए, और थोड़ा बहुत मेडिसिन के बाद वो ठीक हो गया। अगर हमें पता नहीं चलता, बीमार पड़ जाता बच्चा, या पता नहीं कुछ भी हो सकता था, पॉइजनस होता है ये सब। प्लस मफ़िन की इम्यूनिटी कम है, क्योंकि उसे मम्मी की मिल्क ज़्यादा नहीं मिली, इसलिए उसका इम्यूनिटी भी कम है। तो ये मैं अपने आंखों से देख चुकी हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर छोटे बच्चों को मम्मी के पास ज़्यादा दिन नहीं रखा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जब आप अडॉप्ट कर रहे हैं। तो एक और चीज़ जो मैं उस वक्त कह रही थी स्क्रैच के बारे में, कि कैट स्क्रैच करना पसंद करते हैं, उनका हैबिट होता है नेल्स शार्प रखने के लिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किस तरह नेल्स को ट्रिम किया जाता है। डीक्लॉ तो नहीं करना है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो अब मैं ये भी बता रही हूँ कि स्क्रैच करने का सुविधा आपको देना पड़ेगा उन्हें। तो स्क्रैच करने के लिए स्पेसिफ़िक कुछ चीज़ उसे दीजिए, ताकि आपकी बिल्ली उसी स्पेसिफ़िक चीज़ को स्क्रैच करे और आपके बाकी घर के सामान को छोड़ दे। तो क्या होता है कि वो सीख जाते हैं, थोड़े दिन में वो सीख जाएंगे कि उनका कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको स्क्रैच करने पे उसे आप नहीं डांटेंगे, उसका अपना चीज़ कौन सा है। तो उसे सिखा दीजिए, उसको कोई स्क्रैच करने का स्क्रैच पैड हो गया या स्क्रैच पोस्ट हो गया, ये ऐसे कुछ चीज़ें मार्केट में मिलते हैं जो स्पेसिफ़िकली स्क्रैच के लिए बने होते हैं। और अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते तो घर में ही अगर आपके पास कुछ ऐसा करोसिव चीज़ है जो बहुत स्मूथ सरफेस नहीं है, जो बहुत रफ़ वाला सरफेस होता है, जैसे कि कोई जूट का कोई सरफेस हो गया, या कोई जो नारियल का जो रस्सी होता है वैसा कोई रस्सी हो गया, ये सब जो बहुत रफ़ सरफेस वाले चीज़ें होते हैं, ऐसी चीज़ें आप बच्चे को दीजिए स्क्रैच करने के लिए, ताकि उसे लगे कि उसके पास स्क्रैच करने का अलग सा चीज़ है। वो हमेशा फिर वही चीज़ स्क्रैच करेगा। और ऐसा कोई चीज़, उसको निर्दिष्ट चीज़ अगर आप नहीं देंगे तो फिर वो आपके सामान को स्क्रैच करने लगेगा, सोफ़ा स्क्रैच करेगा या चेयर टेबल स्क्रैच करेगा, कोई भी ऐसी चीज़ स्क्रैच कर देगा कि आपको नुकसान हो जाए। और तब आप गुस्सा करेंगे, बच्चे को डांटेंगे या मारेंगे, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उसे कुछ सब्स्टिट्यूट दिया जाए, ताकि वो आपके सामान को ना छू के उसका अपना ही सामान हो जिसके साथ वो खेल सके। और दूसरी बात यह है कि इन कैट्स को लुका छुपी खेलना बहुत पसंद है, पर आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके सामान के अंदर वो छुपे, इसलिए उन्हें छुपने का अलग ही जगह दीजिए। तो क्या होता है उनके लिए ना, लॉन्ड्री बैग्स बहुत अच्छी बात होती है। सस्ते वाले लॉन्ड्री बैग्स जो होते हैं, स्पेशली एक सिलिंड्रिकल लंबा वाला सिलिंड्रिकल आता है लॉन्ड्री बैग, या फिर कोई भी लॉन्ड्री बैग जिसका एक कवर हो, वो चीज़ अगर आपके घर में है तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ आप एक स्पेयर लॉन्ड्री बैग दे दीजिए उसको खेलने के लिए। मैंने अपने घर में भी वैसा किया है, एक लॉन्ड्री बैग मैंने स्पेशली मफ़िन के लिए ला के दिया है, तो बहुत सस्ते में हो जाता है। और
उसको ऐसे रखिए कि ढक्कन सामने का दरवाज़ा जैसा बन जाए, तो बच्चा उसी के अंदर छुपेगा, घुसेगा, निकलेगा, तो उसको वो एक चीज़ घर जैसा लगेगा, उसके अंदर छुपने के लिए उसको जगह मिलेगा। ये सारे स्मॉल चेंजेस आप अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कम में ही आप बिल्लियों के लिए बहुत कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ताकि वो बोर ना हो जाए। तो मैं ये कह रही थी कि मफ़िन का 1.5 साल हुआ है और वो मेल कैट है, तो उसका हीट साइकिल में मेल कैट्स जो हरकतें करते हैं वो हरकतें उसका शुरू हो गया और कुछ मुश्किलें हो रही थी जिसकी वजह से मैंने उसका स्टेरिलाइजेशन का सोचा। अब मफ़िन पूरी तरह से हाउस बोर्न कैट है, वो इन हाउस कैट है, वो घर से बाहर नहीं जाता है। एक चीज़ ये है कि आप अगर कैट्स रख रहे हैं तो या तो उन्हें बाहर जाने दें, बाहर ही रखें और उन्हें बाहर खाना पीना खिलाने का बंदोबस्त कीजिए, और अगर आप उन्हें घर में रख रहे हैं तो पूरी तरह से घर में ही रखिए। ये मिक्स चीज़ मत कीजिए कि कभी बाहर जाता है कभी घर आता है, ये चीज़ ना अच्छा नहीं होता है। हाउस कैट्स मतलब उन्हें पूरी तरह घर में ही रखने की ट्रेनिंग दीजिए, घर में ही सुख सुविधा सारे दीजिए ताकि उनका मन बना रहे। हाउस कैट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिविटीज़ हो, वो बोर ना हो जाए, वो डिप्रेशन में ना चली जाए, बिकॉज़ हाँ, कैट्स भी डिप्रेशन में जाते हैं, हर इंसान की तरह हर जानवर भी डिप्रेशन में जाते हैं अगर उनका मन ठीक ना हो तो मन बहलाने के लिए टॉयज़ या दूसरे प्लेमेट्स, दूसरे कैट्स या डॉग्स या कोई बच्चे को कोई भी उनके साथ हो ताकि उन्हें बोर ना फील हो। तो जो कैट्स पूरी तरह घर में रहते हैं उनके लिए कैट हाउसेस हो गया, या कैट हाउसेस ऐसे तो मार्केट में मिलते ही हैं, या फिर आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। मार्केट में जो मिलते हैं कैट हाउसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, 2-3 हज़ार से कम में तो नहीं मिलता है, तो आप खुद से भी बना सकते हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस से या किसी चुन्नी या दुपट्टा। इसको आप झूले के तरह कहीं पे 2 तरफ लटका के झूला बना दीजिए, उस पर बच्चा चढ़ के खेल सकता है, या कोई लैडर हो गया या रोप से आपने लैडर बनाया उसको कहीं पे टांग दीजिए तो बच्चा उस पर चढ़ सकेगा। तो ये सब चीज़ें करके एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए बच्चे के लिए ताकि वो बोर ना हो। गेम्स, टॉयज़, ये सब चीज़ें आप घर में रखिए ताकि बच्चा खेले उसके साथ। बाहर देखने का सुविधा दीजिए, बालकनी या विंडो पे प्रोटेक्टेड तरीके से उसको एक जगह बना दीजिए ताकि वो गिरे ना, उसको हर्ट ना हो, पर वो बाहर देख पाए, तो ऐसा कुछ सुविधा कर दीजिए। केजेस आते हैं, बड़े वाले केजेस, उस केज में आप बच्चे को बिठा सकते हैं, जो मैं करती हूँ। मेरे घर पे तो खिड़की में जाल लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरा शटर वाला विंडो नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ा सा केज ख़रीदा। वो केज मैं चेयर के ऊपर रखती हूँ, केज बड़ा है तो मफ़िन को बैठने में घूमने में काफ़ी जगह मिलता है। वो केज में बैठा होता है, मैं खिड़की के सामने उसको बिठा के रखती हूँ ताकि खिड़की भी खोल सकूँ और मफ़िन को बाहर भी देखने को मिले, हवा भी आएगा, वो बाहर देख भी पाएगा। सो ऐसा भी आप बंदोबस्त कर सकते हैं, बट मेक श्योर केज अच्छे से बंद हो। ये चीज़ें हैं, या फिर आप एक से अधिक कैट्स रखिए ताकि वो आप आपस में खेल सकें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आपके कैट्स बोर ना हो। अभी बात यह है कि जो अडल्ट कैट्स हो जाते हैं उन्हें मेटिंग के लिए अर्ज होता है, सेक्स का ज़रूरत पड़ता है। तो अब बात समझने वाली ये है कि ह्यूमंस, हम इंसान लोग शौक के लिए भी सेक्स करते हैं, ना कि सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है ना। हमारे अंदर का जो सिस्टम है, हम इंसान सेक्स जब करते हैं ना, सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं, फॉर प्लेजर भी करते हैं। पर एनिमल्स और ह्यूमंस में ये एक फ़र्क है कि एनिमल्स में, अधिकतर एनिमल्स में, स्पेशली कैट्स में, कैट्स, डॉग्स, ये वाले एनिमल्स में सेक्स, कंज्यूमेशन, मेटिंग इज़ ओनली फॉर प्रोक्रिएशन, नॉट फॉर प्लेजर। मैंने क्या कहा? ओनली फॉर प्रोक्रिएशन, नॉट फॉर प्लेजर। मतलब ये कि ये लोग सेक्स करते हैं, मेटिंग करते हैं, कंज्यूमेशन करते हैं, ये सब करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, प्लेजर के लिए नहीं, सिर्फ मज़े के लिए नहीं। हाँ, तो ये एक समझने वाली बात होती है।
अगर आपने अपने कैट को मेटिंग करने दिया तो वो फॉर प्लेजर नहीं कर रहा है, वो बच्चे को पैदा करने के लिए ही कर रहा है या कर रही है। तो इससे क्या आपको समझना चाहिए कि आपने मेटिंग करने दिया मतलब बच्चा पैदा होगा, लाजमी है। ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि वो सेक्स कर लिया, मज़ा आ गया, चला आया। नो, इसका एक रिपरकेशन है कि बच्चे भी पैदा होंगे। तो अब आप ये समझिए कि दुनिया भर में इतने कैट्स की तादाद है, इतने पॉपुलेशन है कैट्स के, स्ट्रे कैट्स, होमलेस कैट्स इतने सारे हैं जिन्हें घर नहीं है रहने का। क्या आप चाहेंगे कि इनका संख्या और बढ़े? क्या आप चाहेंगे कि और ज़्यादा होमलेस कैट्स हो? नहीं ना। तो स्टेरिलाइजेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मीटिंग्स, कंज्यूमेशन या सेक्स ना हो, ताकि और ज़्यादा बच्चे पैदा ना हो। नहीं तो इनके एक साथ इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, इन बच्चों का रहने का जगह नहीं मिलता है, रास्ते में रहते हैं, बिना खाए मर जाएंगे, गाड़ी के नीचे आके मर जाएंगे। तो क्या ही ज़िंदगी है इनकी। क्यों चाहेंगे आप कि और ज़्यादा बच्चे आए इस दुनिया में जहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे बच्चे हैं? हाँ, तो इसलिए स्टेरिलाइजेशन करवाना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आस पड़ोस में या अपने घर में जहाँ भी बिल्लियाँ हैं उन्हें स्टेरिलाइजेशन करवाइए। अब ऐसा है कि स्टेरिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो घर में रखे हुए बिल्लियों का बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वो यूरिन हर जगह टेरिटरी मार्क करने के लिए करते हैं, मतलब यूरिन सिर्फ सुसु करने के लिए नहीं करते, सुसु के लिए भी करते हैं और टेरिटरी मार्क करने के लिए भी करते हैं। तो दो कारण होते हैं उनका सुसु करने का। एक होता है नॉर्मल, जब उन्हें सुसु की तरह यूरिन पास करना होता है, और दूसरा होता है उनको टेरिटरी मार्क करने के लिए। तो अपना जो उनका यूरिन का स्मेल है उसमें फेरोमोन्स होता है। फेरोमोन्स एक हार्मोन होता है जिससे वो दूसरे बिल्लियों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो बिल्लियाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, फेरोमोन्स रिलीज़ करने के लिए यूरिन का हर जगह यूरिन छिटा के मार्क करते हैं अपनी टेरिटरी, और दूसरे बिल्लियों को बुलाएंगे उस तरह। ये उनका कोशिश होता है। घर में रखे हुए बिल्लियाँ यही करेंगे घर के अंदर, तो आपका घर बहुत महकेगा, बहुत गंदा स्मेल आएगा, बहुत घर का सिचुएशन ख़राब हो जाएगा, हर जगह वो यूरिन पास करता रहेगा। आप उसको मार पीट करके तो ये संभाल नहीं पाएंगे ना, और मार पीट करना भी नहीं चाहिए। वो किसी भी तरह समझेंगे नहीं इस बात को कि आपका घर गंदा हो रहा है ना, और उनका बॉडीली अर्ज होगा तो ये करेंगे ही। तो इस चीज़ को रोकने का एक ही तरीका है कि स्टेरिलाइजेशन। और दूसरी चीज़ वो लोग करते हैं कि चिल्लाते हैं, मेटिंग कॉल्स। ये नॉर्मल वाला म्याओ म्याओ नहीं होता है, ये मेटिंग कॉल्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है नॉर्मल म्याओ से। उनका वॉइस, टोन ऑफ वॉइस अलग होता है, और बहुत चिल्लाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, स्पेशली खिड़कियाँ दरवाजे इनके जगहों पे जाके दूसरे बिल्लियों को कोशिश करते हैं बुलाने की। जो होम बाउंड कैट्स होते हैं, जो बाहर नहीं जा पाते, वो बाहर से अंदर आने के लिए बुलाते हैं दूसरे बिल्लियों को। तो इस तरह लगातार चिल्लाते रहेंगे, ये भी एक बहुत समस्या के कारण बनते हैं। और कैट्स आर टिपिकली नॉकटर्नल, मतलब कैट्स अधिकतर रात को जागना पसंद करते हैं और दिन में सोना पसंद करते हैं। बहुत कैट्स 16-16 घंटे भी सोते हैं, तो ये नॉर्मल है। आपको लग सकता है कि मेरी कैट इतनी क्यों सो रही है, पर यह नॉर्मल है 16-16 घंटे सोना। कैट्स की बॉडीज़ उसी तरह अडेप्टेड है। हालांकि मफ़िन बहुत अलग है। मफ़िन 2-3 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं सोता है, कभी भी एट ए स्ट्रेच 2 से 3 मैक्सिमम एक साथ घंटा वो सोएगा, नहीं तो वो सोएगा ही नहीं। वो 16-16 घंटे तो कभी नहीं। तो मेरी भी नींद उसी तरह इरेटिक हो चुकी है। हर 2-3 घंटे में मफ़िन चिल्लाता है, उठ जाता है नींद से। तो जब वो छोटा था तो मेरे यहाँ पे सोता था, मेरे साथ सोता था, यहाँ पे सोता था, हमेशा मेरे पास रहता था। मैंने चिपका हुआ, मैं कहीं भी अकेले नहीं जा सकती, वो हमेशा मेरे साथ चिपका रहेगा। और इतना क्यूट, मतलब जिस दिन पहली बार मैंने उसे देखी थी, रिमेंबर आई टोल्ड यू पिछले वीडियो में कि
एकदम मुझे देख के ही कितना एक्साइटेड हो गया था। कुकी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मफ़िन ने मियाओ करके मुझे मतलब एक्साइटेड हो चुका था मुझे देख के। तो कुछ पिछले जन्म का रिश्ता है उसके साथ मेरा, मैं उसकी इस जन्म में भी माँ हूँ, भले ही मेरे पेट से ना निकला हो। तो बहुत प्यार करता है मुझसे। उसका प्यार दिखाने का तरीका भी है, वो किस करता है, ऐसे किसेस वीडियोस में आपने देखे होंगे, ऐसे हाथ देख देख के ऐसे ऐसे सहलाता है, मेरे बाजू में आके बैठे रहेगा, मैं कुछ भी करूँ मेरे साथ बैठे रहेगा, हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करेगा, हेल्प करने की कोशिश करेगा। मेरी जान है वो। मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ कि मफ़िन का दिखाने का तरीका ही कुछ अलग है, और कैट्स परिंग करते हैं, PURR, पर क्या होता है कि कैट्स अपने बॉडी में ना एक वाइब्रेशन करते हैं, उसमें से आवाज़ आती है, वो परिंग करते हैं एक्साइटमेंट में, जब वो बहुत खुश हो या जब बहुत नर्वस हो, दोनों क्षेत्र में हो सकता है। स्पेशली खुशी का जाहिर वो लोग पर करके करते हैं। अगर आप किसी कैट को सहला रहे हैं, प्यार कर रहे हो, उसको बहुत आप पसंद आ रहे हो, तो वो दो चीज़ कर सकता है। एक तो आपके सामने वो घूमेगा, आपके इर्द गिर्द घूमेगा, टेल को ऊपर करके घूमेगा, पूरा सीधा टेल, और वो आपके अगेंस्ट रब करेगा, अपने बॉडी को रब करेगा आपके अगेंस्ट। बहुत बार आप देखेंगे अपने फर्नीचर्स में अपने बॉडी को रब कर रहा है, मतलब वो उस फर्नीचर को अपना मानता है, वो अपने आपके घर को अपना मान रहा है। या बाहर किसी बिल्ली को अगर आप देखेंगे कि किसी चीज़ पे अपना बॉडी इस तरह घिस के जा रहा है, वो बॉडी नहीं घिस रहा है, वो उस चीज़ को अपना मान के आपको दिखा रहा है कि ये मेरा चीज़ है। तो बिल्लियाँ अपने अफेक्शन शो करने के ये सब तरीके आप अपनाते हैं। तो अगर वो आपके पास आके आपके साथ बैठ रहा है या आपके बॉडी के साथ अपना बॉडी घिस के इस तरह जा रहा है, मतलब वो अपना बॉडी का स्मेल जो होता है, उनका सेंट है, वो सेंट आपके ऊपर छोड़ना चाह रहा है, बिकॉज दे वांट टू कॉल यू देयर ओन। वो आपको अपना बनाना चाह रहा है, या बनाने के बारे में आपसे कह रहा है कि तुम मेरी अपनी हो। और या तो वो परिंग करेंगे, प्र 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 ऐसे वाइब्रेटिंग साउंड करेंगे, वो है प्यार जाहिर करने का तरीका। मतलब आपके कैट बहुत खुश है आपसे, प्यार जाहिर करना होगा, या आपके तरफ देखता ही रहेगा, बिना पल के झपटाए आपकी तरफ दिखता रहेगा, वो भी एक तरीका होता है प्यार दिखाने का। और ऐसे मेरे आंखों को नोटिस कीजिए, इस तरह, मतलब एक लंबा ब्लिंक कर रहा है, लेकिन लंबा वाला ब्लिंक, बहुत देर तक आंखें बंद करके फिर आंखें खोलना, ये वाला एक्सप्रेशन होता है उनका आई लव यू बोलने का तरीका। तो अगर आप भी अपने कैट को आई लव यू बोलना चाहते हैं, या आपकी कैट आपसे आई लव यू बोलने की कोशिश करेगा, तो वो इस तरह बोलेगा, इस तरह आंखें थोड़ी देर के लिए बंद रख के खोल के। तो वो सॉरी भी इस तरह बोलते हैं। कभी कोई गलती करके उन्हें अगर एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है, तो वो इस तरह आके आपको करेंगे कि डांटो मत, सॉरी, है ना, इस तरह। समझते वो सब कुछ है। अगर आप उनसे बात करोगे नॉर्मल के तरीके से बात करोगे, जैसे आप ह्यूमन से बात करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जानवर भी सब कुछ समझते हैं, आपके लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। मैं भी उसको गुस्सा आके कुछ बोलती हूँ तो ऐसे कर देता है कि मम्मा आई एम सॉरी, डांटो मत वो ऐसा ही है। और कुत्ते बिल्लियाँ एक साथ नहीं रह सकते, ये भी एक मिथ है, मेरे पास ही है, देख सकते हैं आप कुत्ते बिल्लियाँ कितने एक साथ रह सकते हैं, आप देख सकते हैं। जिनको एक साथ रखोगे वो हमेशा एक साथ रहेंगे, इसमें कोई ऐसी रूल नहीं है कि एक साथ नहीं रहते, साथ रहते रहते ही सीख जाते हैं रहना। और एक चीज़ है कि बिल्लियाँ जो होती है बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। उन्हें आप ज़ोर से धमकाओगे या मारोगे तो उनकी फीलिंग्स हर्ट होगी, वो गुस्सा होकर एक जगह बैठा रहेगा, फिर उन्हें आपको मनाना पड़ेगा। या अगर आपके पास पहले से एक बिल्ली है और आप बाद में एक बिल्ली फिर लाते हो, तो आप अगर उस सेकंड बिल्ली को ज़्यादा लाड प्यार कर रहे हो उसके सामने, तो उसे जेलसी फील होगी और उसे लगेगा कि उसका प्यार छिन रहा है, उसका प्यार कम हो गया, तो वो या तो आपसे थोड़ा खफा होकर दूर दूर रहना चाहेगा, खाना पीना छोड़ेगा, या फिर आपके पास ज़्यादा आने की कोशिश करेगा कि मैं हूँ ना, मुझे प्यार करो ना, उसको मत करो, या फिर उसके साथ मारपीट करेगा, या उसको खाना नहीं देगा या हाथ मारेगा ऐसे, और या फिर इस तरह
करेगा। ये होता है तरीका उनका गुस्सा दिखाने का। वो सब टाइम होता है, आपको समझ जाना पड़ेगा कि उसे थोड़ा स्पेस दो। आपको भी अगर वो वैसा कर रहा है, मतलब आपसे थोड़ा स्पेस चाह रहा है, थोड़ा दूरी बना के रखिए, उसको अपना स्पेस दीजिए। या फिर दूसरे कैट के साथ ऐसा कर रहा है तो उस कैट के साथ दोस्ती करवाने के लिए ज़बरदस्ती मत कीजिए, थोड़ा अलग अलग रखिए। एक साथ खाना मत दीजिए, पहले दूर दूर खाना दीजिए ताकि एक दूसरे को देख सके, पर खाने के लिए कंपटीशन ना हो। दोनों को बराबर खाना दीजिए ताकि मारपीट ना हो, और फिर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करीब लाते रहिए खाने को, फिर एक दूसरे के पास पास खाना दीजिए। इस तरह दोस्ती करवाइए। 2 कैट्स में दोस्ती करवाने का ये तरीका होता है, ये कर सकते हैं। या फिर कोई एक नेट, एक जाली वाला गेट है तो गेट के इस तरफ एक को रखिए, गेट के उस तरफ एक को रखिए, ताकि एक दूसरे को स्मेल कर सके। स्मेल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या एक दूसरे को देख सके, और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे का प्रेजेंस एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे। एकदम से आप 2 बिल्लियों को मिलाने पे कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नई बिल्ली घर में लाके आप कोशिश करते हैं पुरानी बिल्ली के साथ मिक्स करवाना, पर वो मिक्स नहीं हो पाता है। तो ये सब तरीका करिए, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं कैट नहीं अडॉप्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कैट है। आपके पास कैट है, डॉग है, डजेंट मैटर, आप फिर भी अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चाहना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप देखभाल कर सकते हैं, फुल टाइम दे सकते हैं, या आपके घर में और भी लोग हैं टाइम देने के लिए, तो आप रख सकते हैं। ये बात कोई बात नहीं है कि मेरे पास एक और बिल्ली है, एक और कुत्ता है तो नहीं रख सकता। किस तरह इन दोनों को मिलाना है वो तरीका मैंने आपको बताया, कि एकदम से कोशिश मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा अलग अलग रख के एक दूसरे को कोशिश कीजिए मिलाने का, और आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो जाएगी। थोड़ी देर में रहते रहते दोस्ती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए अडॉप्ट ना करने का। और सबसे ज़रूरी बात तो ख़रीदिए मत, अडॉप्ट कीजिए। दे आर नॉट कमोडिटीज़ टू बाई। ये सब सामान नहीं होते कि आप जाके ख़रीद लाए। इतने सारे बिल्लियाँ हैं जो होमलेस है, जिनका घर नहीं है, उन्हें घर दीजिए। कुत्ते बिल्लियाँ सब के बारे में बोल रही हूँ मैं। अब ये मफ़िन जो है, इसको हमने एक हॉस्पिटल में एडमिट किया है स्टेरिलाइजेशन के लिए। वो जगह शेल्टर भी है, और सच मानो मैं कह नहीं पाऊँगी कि मुझे किस तरह से मेरे अंदर कितना मैं इमोशनल हो गई, मैं क्या फ़ील कर रही थी उस वक्त जो वहाँ जाके मैंने देखा। शेल्टर है वो जगह, एनिमल हॉस्पिटल एंड शेल्टर। वहाँ पे हज़ारों बिल्लियाँ, हज़ारों पपीज़, डॉग्स, दे आर जस्ट लिविंग देयर इन केजेस। शायद वो अपनी पूरी ज़िंदगी वैसे बिताएंगे। आप सब जो लोग पेट शॉप में जाके पैसा दे के ख़रीदते हैं, क्या आपको लगता है कि पैसा दे के ख़रीदने से प्यार ज़्यादा मिलेगा? प्यार खरीदने की चीज़ नहीं होती है, ब्रांड देख के प्यार नहीं होता है। प्यार अगर आप सच में करते हैं ना, तो ब्रांड के पीछे मत भागिए कि विदेशी चाहिए, देशी नहीं, ये वो। मेरे पास तो खीर जब आया, मेरा चॉइस नहीं था ना, मैंने तो खीर को सिलेक्ट नहीं किया था ना, वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। उनको भी मैंने बोला था कि आपको अगर लाना ही होता तो आप हमारे देश का ही लाते, आप क्यों कोई फॉरेन ब्रीड का लेकर आए। पर एनीवे वो अलग ही टॉपिक है, उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। पर जो लोग सच में प्यार करते हैं ना एनिमल्स को, उनके दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि मैं ब्रांड देख के लाऊंगा या मैं पेट शॉप से ख़रीदूँगा। अडॉप्ट, डोंट शॉप प्लीज़। शेल्टर्स में हज़ारों ऐसे हैं जिनको घर की ज़रूरत है, जो पूरी ज़िंदगी नहीं तो उन शेल्टर्स में रह जाएंगे। वहाँ से लीजिए, या फिर रास्ते से किसी को लीजिए, उन्हें होम दीजिए। वो भी उतना ही अच्छे होते, उतना ही प्यार के भूखे होते, उतना ही लॉयल होंगे, उतना ही ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है। आपके ट्रेनिंग पे निर्भर करता है, आप किस तरह उसको पालेंगे उस पर निर्भर करता है। उसके पेडिग्री में डिपेंड नहीं करता है कि वो किस जाति का है या किस कलर का है।
एक चीज़ का ध्यान रखिए, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काली बिल्लियाँ ख़राब है, ये मिथ तोड़ना पड़ेगा। आज के ज़माने में आके प्लीज़ आप ये सब मत सोचिए कि काली बिल्लियाँ ख़राब है। उनकी स्किन का कलर वैसा, उनका फर का कलर वैसा है, इससे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सफ़ेद बिल्ली, एक काली बिल्ली, एक कोई भी और कलर की बिल्ली, सारे एक जैसे होते हैं। वो भी प्यार के लायक होते हैं, उनमें भी उतना ही जान होती है। बहुत लोग इस मिथ में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं और काली बिल्लियों को बेवजह हर्ट करते हैं। क्यों? उनके भी तो प्राण होता है ना, उन्हें भी तो दर्द होता है ना। उन्हें मारना पीटना प्लीज़ मत कीजिए जस्ट बिकॉज वो काले हैं इसलिए। प्लीज़, उनकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी आसान करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मदद करने की कोशिश कीजिए, ना कि और ज़्यादा डिफ़िकल्ट। मेरे घर में पहले था, मैं काली बिल्ली पहले रखी थी, वो बहुत पहले की बात है, मेरे बचपन की बात है, अब वो नहीं रहा। पर मैंने खुद रखा है, मुझे पता है कि कितने प्यारे होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ये सब वहम है, ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं, इन सब बातों में मत आइए। और एक और चीज़ जो लोग करते हैं ना, बोलते हैं सुपरस्टिशन, कि कोई भी बिल्ली अगर रास्ता काट देती है तो लोग रुक जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, गलत हो गया, अपशगुन हो गया। ये वो बात नहीं है। पता है ये चीज़ कहाँ से आई? कोई बिल्ली रास्ता क्रॉस करती है तो उसके पीछे एक और बिल्ली या कोई बच्चे बिल्ली आ सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप रुक जाइए अगर आप गाड़ी में हैं। तो अगर आप किसी गाड़ी या किसी चीज़ में जा रहे हैं और आपके सामने से कोई बिल्ली चली गई तो हो सकता है उसके पीछे और भी बिल्लियाँ आए हो, इसलिए आपको रुकने को कहा जाता है कि आप रन ओवर ना कर दे किसी। ये कोई अपशगुन की बात नहीं है। लोग सुपरस्टिशन के तौर पे देखते हैं कि बिल्ली आई तो रास्ता काट दी तो अपशगुन हो गया। ये सब बहुत बुरी बातचीत है, बहुत घटिया सोच है। प्लीज़ ऐसी सोच मत रखिए। कलर को ना देखते हुए आप अगर सच में प्यार करते हैं तो अडॉप्ट कीजिए। मैं शेल्टर में जाके जब मफ़िन को रख के आई, इतने सारे वहाँ पे थे ना, मेरा मन कर रहा था मैं सबको लेकर आऊँ, पर मैं अकेली हूँ। मेरे लिए ऑलरेडी 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरे पास है नहीं वो सामर्थ्य। अगर हो पाता तो मैं ज़रूर करती। तो बात यह है कि मफ़िन अभी हॉस्पिटल में है और उसका स्टेरिलाइजेशन होगा। स्टेरिलाइजेशन मेल कैट्स में उनका जो बॉल्स होता है, स्क्रोटम, वो वाला हिस्से का ऑपरेशन होता है ताकि उनका मेटिंग का जो क्रेविंग है वो ना हो, वो नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। थोड़ा उनका नेचर में थोड़ा बदलाव आते हैं, मतलब कि जो मेटिंग कॉल्स कर रहे हैं ना, इस तरह चिल्लाना बंद हो जाएगा। फिर जो सुसु इधर उधर कर रहा है, मार्किंग द टेरिटरी, वो बंद हो जाएगा। स्प्रेइंग जिसे कहते हैं वो बंद हो जाएगा, ये सब चीज़ें। और फीमेल्स में लाइगेशन होना जो होता है, स्पे एंड न्यूटर, ये 2 चीज़ें होते हैं, एक मेल का एक फीमेल का। तो फीमेल्स में जो चीज़ स्टेरिलाइजेशन होता है उसमें उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को निकाला जाता है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें होती है स्टेरिलाइजेशन के तरीके, ऑपरेशन होती है। तो फीमेल के ऑपरेशन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें ख्याल रखना ज़्यादा पड़ता है। मेल्स के जल्दी रिकवरी हो जाती है या जल्दी उनको उनका ऑपरेशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। बट ऑब्वियसली ऑपरेशन है तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी रास्ते के स्ट्रे कैट या स्ट्रे डॉग को स्टेरिलाइजेशन करवा रहे हैं तो उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर आप ज़रूर कीजिए। उसे ऑपरेशन करके ही मत छोड़ दीजिए रास्ते में, फिर वो मर जाएगा। उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर अगर आप नहीं करेंगे तो उसे इन्फेक्शन होगा, मारपीट करेगा दूसरे जानवरों से और वो मर जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। या तो उसको कैंसर हो जाएगा या वो जगह इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगा, स्मेल आने लगेगा और लोग और ज़्यादा उसे मारेंगे, भगाएंगे, किसी के लिए सही नहीं होगा। तो अगर आप किसी जानवर का रास्ते में किसी जानवर के स्टेरिलाइजेशन करा रहे हैं
तो प्लीज़ उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छे से कीजिए, फिर उसे रास्ते में रिलीज़ कीजिए, वरना नहीं। ये बात बहुत ध्यान रखने की बात होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग स्टेरिलाइजेशन करवा के रास्ते में छोड़ देते और पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं करते, और ये जानवर बहुत ज़्यादा या तो इन्फेक्टेड हो जाते या मर जाते या कुछ बहुत ख़तरनाक होता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि जानवरों को खिला रहे हैं तो ख़राब काम कर रहे हैं, स्ट्रीट एनिमल्स को खिला रहे हैं तो ख़राब काम कर रहे हैं, इनका तादाद और बढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए, इन्हें हेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, खिला रहे हैं, बिकॉज इन्हें नहीं तो कौन खिलाएगा, ये कहाँ जाएंगे नहीं खाएंगे तो। प्राणी हैं, इनको भी भूख लगता है, इन्हें भी खाने का अधिकार है, राइट। पर गलत वो नहीं है, गलत है कि इनका तादाद बढ़ने देना। खिलाओ, जितना खिलाना है खिलाओ, प्रोटेक्ट करो, शेल्टर दो, सब ठीक है, पर इनको स्टेरिलाइजेशन भी कराओ, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मुद्दा वो है, खिलाना पिलाना मुद्दा नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है किसी को। प्रॉब्लम है कि इनका तादाद और बढ़ने से बचाओ, उनको स्टेरिलाइजेशन कराओ, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कराओ, देखभाल करो, ताकि और बच्चे पैदा ना हो, सो दैट ओवर पॉपुलेशन कम हो। बात वो है, उसी चीज़ को लेकर इतनी लड़ाई हो रही है आजकल, और जो लोग खिला रहे हैं उनको हेट कर रहे हैं लोग, उनके साथ मारपीट में उतर आ रहे हैं। वो करने से कुछ नहीं होगा, सब साथ मिलके मेन चीज़ पे फोकस करो, वो है स्टेरिलाइजेशन। तो अभी फ़िलहाल के लिए मफ़िन हॉस्पिटल में रहेगा कुछ दिन, मेरा घर खाली, मैं और खीर बस हम दोनों हैं, और बहुत मिस कर रहे हैं मफ़िन को, उसका चिल्लाना, चहकना पहकना, यही तो हमारे घर का लाइफ लाइन था। तो अभी वो नहीं है तो ये सब बहुत मिस कर रही हूँ, घर सन्नाटा हो चुका है बिल्कुल। खीर उतना कुछ नहीं करता है, चुपचाप रहता है, अपने में रहता है ज़्यादा, भाई के साथ खेलता था, पर अब भाई नहीं है तो एकदम चुपचाप है। मेरे साथ हमेशा चिपक के रहने वाला मफ़िन जब नहीं है तो मेरा सोचिए क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल सुन पर गई हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरा बेबी तो सोचिए वहाँ पे अकेले अकेले क्या ही उस पर बीत रहा होगा। वो मम्मा नहीं है, उसका भाई नहीं है, वो कैसे ही रह रहा होगा। सीरियसली आई एम जस्ट गोइंग ऑन थिंकिंग उसके बारे में कि वो कैसा होगा। 2-3 दिन वहाँ रहेगा, उसके बाद आएगा। तो आप सब प्लीज़ दुआ कीजिएगा उसके लिए, प्लीज़ दुआ कीजिए कि वो ठीक रहे, सलामती से घर आ जाए, मेरे पास मेरा बच्चा वापस आ जाए और वो बिल्कुल ठीक हो। प्लीज़ दुआ कीजिए, आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है मुझे और मेरे बच्चों को। तो वेल स्टेरिलाइजेशन हो जाने के बाद इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा, वो घर आ जाएगा। तो बदलाव उसमें इतना एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ा शांत होगा पहले से, जिसे हम इंग्लिश में डोसाइल कहते हैं। कैट्स स्टेरिलाइजेशन के बाद डोसाइल हो जाते हैं। डोसाइल मतलब वो शांत हो जाते हैं पहले से, उतना ज़्यादा चहकना पहकना चिल्लाना, जो मेटिंग के अर्जेस होते हैं वो कम हो जाने से ये सब भी कम हो जाता है। तो कम होगा, मैनेजेबल हो जाएगा होपफुली। बट प्लेफुल तो होना ज़रूरी है, उसमें तो कोई मना नहीं कर रहा है कि प्लेफुल ना हो। बच्चा प्लेफुल नहीं होगा तो क्या, प्लेफुल होना नॉर्मल है, प्लेफुल होगा और होना भी चाहिए। आप उसको गुमसुम मत रहने देना। अगर आप किसी जानवर को स्टेरिलाइजेशन करवा रहे हैं तो वो डोसाइल होगा ज़रूर, पर उसको खेलने कूदने का भी ऑप्शंस दीजिए, उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए ताकि उसका नॉर्मल बिहेवियर चहकने पहकने का, दौड़ने का, खेलने का, कूदने का वो बना रहे। नहीं तो बहुत एनिमल्स डिप्रेशन में चले जाते हैं और एकदम चुप हो जाते हैं, एकदम शांत होकर बैठा रहता है, वो भी सही नहीं होती। तो उन्हें अगर आपके घर में ऐसा कोई जानवर है जिसे स्टेरिलाइजेशन करा रहे हैं तो थोड़ा रिकवरी हो जाने के बाद उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए, एक्टिविटीज़ करवाइए ताकि वो ओबीस ना हो जाए। ओबीसिटी, फैटनेस, ये सब होने का चांसेस होता है। बहुत लोग कहते हैं कि स्टेरिलाइजेशन के बाद फैट हो जाता है। क्यों? बिकॉज स्टेरिलाइजेशन के बाद वो शांत हो जाते हैं तो उनका एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होता है, वो एक ही जगह ज़्यादा देर बैठे रहेगा, खाना पीना करेगा तो वो मोटा होगा ना, नॉर्मल बात है। इसीलिए उसका एक्टिविटीज़ करवाना ज़रूरी है। स्टेरिलाइजेशन अगर आप करा रहे हैं अपने पेट को तो रिकवरी के बाद उसको एक्टिव रखिए, खेलिए उसके साथ, उसको टॉयज़ दीजिए खेलने के लिए, एक्टिविटीज़ करवाइए ताकि उसका बॉडी वेट ना बढ़े।
बॉडी वेट बढ़ने से उसको और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि बॉडी वेट कंट्रोल में रहे। तो अभी मफ़िन आने के बाद मुझे भी उसका डाइट वगैरह पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि समय समय पे खाना खिलाना और क्वांटिटी मेजर करके, फिर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारे करवाना ताकि भागा दौड़ी में रहे, ओबीस ना हो जाए। तो ये सारी बातें ध्यान रखना ज़रूरी होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो वेल थैंक यू। अभी आज मुझे ये सब शेयर करके बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं भी शेयर करने में मुझे मज़ा आया, आपसे कहने में मज़ा आया, और आप लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ फैक्ट्स मुझसे आज पहली बार पता चली। तो आई एम श्योर कि आपको हेल्प हुआ होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान के, एंड इसे ध्यान में रखिए। एंड प्लीज़ अगेन मैं कह रही हूँ, प्लीज़ अडॉप्ट, डोंट शॉप। शेल्टर्स हो या आपके आस पड़ोस में रास्ते में से ही हो, एक भी हो ना, तो एक को भी अगर आप घर दे सकते हो ना, बहुत पुण्य का काम होगा। आपको तो सबब मिलेगा ही, और उस बेचारे जो जानवर है उसको भी एक रहने का जगह मिल जाएगा। प्लीज़, थैंक यू एवरीवन। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये पृथ्वी सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है, ये जानवरों के लिए भी है। इनफैक्ट जानवर के लिए पहले बना, फिर हम इंसान आए बाद में हम आए और हम इन सारे जानवरों का जगह खा गए, ले लिए। ये तो सही नहीं है ना। ये दुनिया उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है, सिर्फ हमारे अकेले का नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। को एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, मिल बांट के साथ मिल के रहना ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन।